बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि बजट आया है, बजट से आवाम जो है बुलबुला उठी है। महंगाई का कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन आज हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है सरकारी मुलाजमीन के उन नुमाइंदों के जिनके मुतालबात जो है माने गए। बजट के बावजूद, सख्त बजट के बावजूद उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। रहमान अली बाजवा साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उन्होंने हमेशा मुलाजमीन के हकूक़ के लिए बड़ी सख्त जंग लड़ी है और पिछले दिनों तो बिल्कुल वो एक सियासी लीडर के तौर पे ही सामने आना शुरू हो गए थे। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुकूमत को इनको तकरीबन नज़रबंदी करना पड़ गया था। जनाब रहमान अली बाजवा साहब, ये बताइएगा कि ये जो बजट आया है तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? महंगाई तो कई फ़ीसद बढ़ी है, तनख्वाह सिर्फ 15% बढ़ी है, फिर जश्न किस बात का? मांगट साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की तस्दीक कर दूं, जो आपने कहा कि सियासी लीडर के तौर पे उनके ज़ाती अज़ाइम होते हैं, किसी को कुर्सी चाहिए होती है, किसी को कुछ। हम तो जो आए सिर्फ अपनी ज़ात, अपने बच्चों के जायज़ आइनी हकूक़ और मुलाजमीन के उसके हवाले से। जहाँ तक जश्न की बात आप कर रहे हैं तो जी बिल्कुल हमारा जश्न बनता है जब उम्मीद से बढ़ के आपको प्यास लगी हुई हो और सहरा के अंदर आप मौजूद हो, एक एक बूंद को आप तरस रहे हो, तो एक कतरा भी जो है वो आपके लिए बाइस नेमत होता है। तो जब ये इतलात आ रही थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को मशरूत कर दिया गया IMF की मंजूरी के साथ और किसी किस्म की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने अपनी जिद्दोजहद जारी की। ख़ास तौर पे फिर ये 5% और 10% पे आई। बजट स्पीच भी आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जिसके ऊपर 10% इजाफे का लिखा था, मगर हमने अपने एहतजाज की बदौलत, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अपनी कम्यूनिटी और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए 15% तनख्वाहों में इजाफ़ा, और उसके साथ साथ जो मुलाजमीन का एक दरीना मुतालिबा था, IMF की भरपूर तरीन मुखालफत थी इसके ऊपर, बिकॉज़ जो पेंशन का बिल है गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एतराफ़ कर रही है कि वो तनख्वाहों से ज़्यादा होता जा रहा है। गालबन 430 अरब रुपया जो है कल भी ये फ़िगर कोट की थी उन्होंने। तो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जब बुनियादी तनख्वाह के अंदर ज़म होंगे तो कोई भी पेंशनर जो आज की डेट में रिटायर हो रहा था विदाउट ए मर्जिंग ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस, जो कल रिटायर होगा आफ्टर मर्जिंग ऑफ दीज एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस, तो उसकी पेंशन के अंदर 50% का जो है इजाफा होगा। कि मैं सिंपल अल्फाज में कह दूं कि अगर आज मैं रिटायरमेंट लेता, अगर मेरी 40,000 रुपया पेंशन बननी थी, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के जम होने के बाद मेरी पेंशन जो है 55 से 60,000 रुपया होगी। और उसके साथ साथ जो दीगर मरात हैं, कम्यूट और ग्रेजुटी और आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं, उसको भी बेसिक पे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब बेसिक पे मेरी 50% उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वही मल्टीप्लाई अमाउंट हो जाएगी मेरी 50% के साथ। तो खुशी हम इस हवाले से मना रहे हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर यही मामलात जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत के अंदर हुआ था, 2020 के अंदर किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं दिया गया था, और पैरेलल आप देखते हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में कुछ नहीं, 21 के अंदर तमाम आप इसकी कंटिन्यूटी देखें तो सिर्फ 10%, 10%, 10% का इजाफा हुआ है। ये बजट से हटके, और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि जस्ट 2 महीने पहले 1 अप्रैल को विद इफ़ेक्ट फ्राम 1 मार्च हमने 15% इजाफा बजट से हटके, हम इससे हटके भी ले चुके हुए हैं। और अगर गुज़िश्ता 1.5 साल की हम बात करें तो हमारा प्लेटफॉर्म ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, हमने गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, एक बजट से हटके, जो आपने बात भी की कि नज़रबंद करना पड़ा। उसके बाद 21 साल से हमारा रुका हुआ मसला था टाइम स्केल प्रमोशन का, तकरीबन 6.5 लाख मुलाजिम इससे बेनिफिट उठाएंगे, कुछ फौरी तौर के ऊपर, कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी सर्विस 10 साल पूरी हो जाएगी। फिर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस तो हमें मिले ही मिले। हायरिंग के अंदर जो है हमने 44% इजाफा करवाया, और एक दफ़ा फिर से बजट से हट के 15% अलाउंस लेने के बाद हमारी ये जिद्दोजहद इस हुकूमत में जारी हुई। बड़ा दरीना मसला था, आपको पता है, मुलाजमीन के लिए हफ्ते की छुट्टी का 1 दिन इजाफी हमें जाना पड़ रहा था। उसके अंदर कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो हमारा 25% का तकरीबन इजाफा हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जिद्दोजहद की वजह से गवर्नमेंट ने उस फैसले से पीछे हटी
और ये अब बजट के अंदर जो हम कामयाब हुए। मगर ये जिद्दोजहद यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि हम खुशी इसलिए मना रहे हैं कि पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई हुई थी। अगर वो आती और ये रिलीफ मिलता तो हम कहते कि ये कम है। जस्ट 15 से 20 दिन के बाद 30 जून तक एक्सटेंशन दी है पे एंड पेंशन कमीशन को, और उसके अंदर तनख्वाहों की तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से, तमाम अलाउंसेस के हवाले से और दीगर मरात के हवाले से जो पे एंड पेंशन कमीशन जो है बनाया गया था 14 अप्रैल 2020 को, बिल आखिर 6 महीने का उसको टाइम दिया था। अब वो वक्त आन पहुँचा है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उसका ड्राफ्ट जो है रिपोर्ट का वो फ़ाइनल हो चुका है और 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आएगी। तो हमारी जिद्दोजहद जो है, जो हमेशा से बजट दर बजट होती थी, इस 30 जून के बाद हमें फिर एक सॉलिड जस्टिफिकेशन मिल जाएगी अपना हाथ गवर्नमेंट के सामने फैलाने के लिए। बाजवा साहब, आप माशाल्लाह सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ के लिए उनके सिपा सलार बन के उभरे हैं। तो जो हमारे आर्मी के सिपा सलार हैं वो भी बाजवा हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। कभी उन्होंने नहीं आपको शाबाश दी कि रहमान अली बाजवा यू आर डूइंग वेल? देखें, वो बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका डोमेन टोटली डिफरेंट है और मेरे कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं है और उनकी तरफ से शाबाश बनती भी नहीं है। उनकी तरफ से रोकना तो बनता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, उनकी तरफ से रोकना बनता है। जो उनकी सीट है, किसी भी ऐसी शख्सियत को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं, मगर गवर्नमेंट के आमने सामने आके हम अपनी जो भी गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो हम उनसे मांगते थे, ये हुकूमत है तो इनसे मांगते हैं, तो उनका शाबाश देना नहीं बनता है। मगर ये है कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी चीफ़ का भी कि उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ के हवाले से, आपको पता है कि आर्मी को भी उन्होंने बजट से हट के 15% का इजाफा जो है उन्होंने दिलवाया था। ऑन द पैरेलल साइड वो अपने डिफेंस एस्टीमेट से जो मुलाजमीन हैं वो उनके चीफ़ हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे मुलाजमीन के हवाले से जिद्दोजहद हम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक उसके अंदर कामयाब हुए हैं। दीगर जितनी भी यूनियंस एसोसिएशंस है ये उनके ताउन से पॉसिबल था, और जितने भी साथी इंडिविजुअली या यूनियन की हैसियत से हमारे साथ चले, आपके चैनल के तवज्जुह से और ख़ास तौर पे आप जो मीडिया है, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया अपना अगर पॉजिटिव रोल अदा ना करता और हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक और आम आवाम और दीगर मुलाजमीन जो दूर दराज के इलाके तक बैठे हुए हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक ना पहुँचती तो ये तहरीक किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती। जी अज़हर अवान साहब, आप क्या समझते हैं बजट के हवाले से? बजट ने चलें थोड़ा बहुत सरकारी मुलाजमीन को तो दिया है, वो भी आपकी स्ट्रगल है, रहमान बाजवा साहब की, आपके दीगर साथियों की, मुदस्सर साहब, सारे जितने भी आपके साथी हैं, आपका अपना ज़ाती ख्याल क्या है कि बजट में जो आपने मुझे बताया कि जो आपके एडहाक अलाउंस थे वो उसमें ज़म हो जाएंगे और इसका आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन आम आदमी तो बेचारा मारा गया, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब। बात यह है कि कहते हैं समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हाँ, मौजूदा जो मुल्क क्राइसिस का, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उसमें आपको पता है कि पूरी कौम परेशान है, जो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो महंगाई का तूफ़ान है, इस पर सबसे ज़्यादा आम आदमी और सरकारी मुलाजम मुतासर हो रहा है। जो कारोबारी तबका है वो तो प्रोडक्ट जिस तरह पीछे से सस्ती लाएगा, उसे अगर महंगी लाएगा तो वो आगे महंगी दे देगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन सरकारी मुलाजिम जो है उसने एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अपना गुजारा करना होता है। हाँ। और बजट 1 साल बाद आता है और बजट में ही सरकारी मुलाजमीन को उम्मीद होती है कि हमारी कुछ ना कुछ अश्कशोई की जाएगी। हाँ। उस हवाले से बदकिस्मती रही है कि हमें हर बजट के मौके पर प्रोटेस्ट में आना पड़ता है। हाँ। कहते हैं कि माँ बच्चे को उस वक्त तक दूध भी नहीं देती जब तक वो रोता बिलबिलाता नहीं है। 7-8 तारीख को जो खबरें चल रही थी कि जो IMF है वो नहीं मान रहा सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के वाले से, तो मैं रहमान अली बाजवा का मशकूर हूँ कि रहमान अली बाजवा ने अपनी क़यादत में तमाम यूनियन एसोसिएशन, ना सिर्फ ये के इस्लामाबाद की बल्कि पूरे मुल्क की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। और ये मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में ये दूसरा साल है कि हम तमाम इकट्ठे हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म अगीगा का हमें मिला है। सही। उस अगीगा के प्लेटफॉर्म से हमने अपनी गवर्नमेंट के सामने रोने देने के लिए, अपने मसाइल रखने के लिए
8 तारीख को भी मुजाहरा किया, 9 तारीख को भी मुजाहरा किया और 10 तारीख को भी मुजाहरा किया। और हमने गवर्नमेंट को ये बावर कराने की कोशिश की कि कोई शक नहीं कि मुल्क की माशी हालत इस काबिल नहीं है, लेकिन हम सरकारी मुलाजमीन का गुजारा भी इसी तनख्वाह पे है जो बजट में साल बाद हमारा इजाफा होता है। तो मेहरबानी की जाए और हमें ये इजाफा दिया जाए। गो कि अभी हमारी मुकम्मल तौर पर तसल्ली नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि महंगाई 200-300% बढ़ चुकी है। उस 200-300% महंगाई बढ़ने के बाद हमें जो इजाफा दिया गया है 15% है, और फिर भी हम खुश हैं कि चले गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ हमें दिया है, हम गवर्नमेंट के मशकूर हैं। इसके साथ जो हमारे एडाक अलाउंसेस थे उनको बुनियादी तनख्वाह में ज़म किया गया है। इसका फ़ायदा जो है वो जो रिटायर होने वाले हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हुआ है। मैं यहाँ ये बावर कराता चलूँ कि चूँकि हमारा जो मुतालबा गीगा का शुरू से रहा है वो ये रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो डिस्पैरिटी है उस डिस्पैरिटी का खात्मा किया जाए, और इसी वजह से पे एंड पेंशन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी नागज़ीर वजूहात हैं कि हर 4-6 महीने बाद उस पे एंड पेंशन कमेटी की डेट को आगे कर दिया जाता है, और अभी तक उस पे एंड पेंशन कमेटी की जो मंजर-ए-आम पर रिपोर्ट नहीं आ रही। हम उम्मीद करते हैं कि पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट जब मंजर-ए-आम पर आएगी तो उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान तफरीक है, तनख्वाहों की फ़र्क है, उसका खात्मा किया जाएगा। मसलन कुछ महकमे जो है 200, 250, 300% ज़्यादा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर अगर 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है तो हमारा ड्राइवर 25-30 हज़ार ले रहा है। तो रहमान अली बाजवा की क़यादत में हमने पिछले साल 2 के अंदर 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया है। अब इस बजट में ये जो इजाफा हुआ है उन तमाम डिपार्टमेंट्स को भी दिया गया है जो पहले से तनख्वाहें ज़्यादा ले रहे हैं। हमारा मुतालबा ये था कि उस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जब पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात आ जाएंगी तो उन महकमों के दरमियान और हमारे दरमियान जो डिस्पैरिटी है उसका खात्मा किया जाएगा। और मैं यहाँ ये भी समझता हूँ कि जो एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम पर सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ को दिया जा रहा है वो अटैच डिपार्टमेंट को भी वो एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ देखें बहन भाइयों के अंदर भी माँ बाप अगर एक को कुछ पैसे ज़्यादा दें, एक को कोई चीज़ ज़्यादा ले दें तो दूसरा जिद करता है कि मुझे भी वो चीज़ दी जाए। तो एक ही गवर्नमेंट के अंदर हम ये नहीं समझते कि एक रियासत 2 दस्तूर नहीं होनी चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट के वो एक जैसा सलूक उनके साथ होना चाहिए। हमें वो एग्जेक्टिव अलाउंस मुस्तकबिल करीब में मिलना चाहिए और जो हमारी डिस्पैरिटी है उस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाना चाहिए। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का, जनाब मुफ्ता इस्माइल का और गवर्नमेंट का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये 15% भी दिया और हमारे एडाक अलाउंसेस को ज़म कर दिया। इंशाअल्लाह अगर माशी हालात मुल्क के बेहतर होंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम भी यही हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हम जितने मुतालबात हैं इंशाअल्लाह फिर भी गवर्नमेंट के सामने लेकर आएंगे। इस वक्त मैं गवर्नमेंट का मशकूर हूँ कि इन हालात में उन्होंने 15% हमें दिया। वैसे अज़र अवान साहब, हम देखते हैं कि पूरा साल आप लोग एहतजाज करते हैं, कभी हम आपको पार्लियामेंट के सामने, कभी नेशनल प्रेस क्लब के सामने, किसी न किसी सड़क पे, ये जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं हम उनको देखते हैं। अब आप लोगों को एहतजाज की आदत सी नहीं हो गई है? घर में भी मेरा ख्याल खाना मांगते हुए आप एहतजाज ही करते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना मांगते हुए तो हम एहतजाज नहीं करते। आपने बिल्कुल ठीक समझा। पिछले दिनों जो हम रोडों पर थे, पिछली गवर्नमेंट ने हमारे वफाकी सरकारी तालीमी अदारों को MCI के अंडर दे दिया था। तो उसमें हमारा एहतजाज ये था कि एक ऐसा इदारा जो अपना वज़न नहीं उठा सकता, उस बिलियन ऑफ रुपीज़ का बजट जिन इदारों के अंदर इन्वॉल्व है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको MCI के अंदर देना बेवकूफ़ी है। उसके लिए हमने एहतजाज किया था। बाकी ये हमारी बदकिस्मती समझ लें ओवरऑल में ना असल कौम कि जब तक हम एहतजाज पर मजबूर नहीं होते उस वक्त तक किसी फोरम पर हमें बिठाया नहीं जाता। हमारी बात उसी वक्त सुनी जाती है जब हम एहतजाज के लिए निकलते हैं। अल्लाह करे कि हम तालीमी तौर पर, शऊरी तौर पर इतनी तरक्की कर लें कि गवर्नमेंट खुद समझ जाए कि हमारे एम्प्लॉइज़ के क्या मसाइल हैं और हमें एहतजाज के लिए ना निकलना पड़े। हम कोई खुशी से नहीं निकलते, मजबूर होकर हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है। अज़र अवान साहब, आप नुमाइंदे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के, तो क्या समझते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके अभी मुतालबात बाकी हैं या आपने कितने % उनका हल निकाल दिया? एजुकेशन के अंदर बहुत से मसाइल हैं और अरसा दराज से ये गंभीर मसाइल हैं। मौजूदा डायरेक्टर जनरल अंत तक कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। डेपुटेशन लिस्ट का मसला है और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त हमारे इदारों के अंदर इसातिज़ा इकराम की बहुत बड़ी शार्टेज है। पिछले दिनों को 250-300 भर्तियाँ हमारे डिपार्टमेंट में EST ग्रेड 14 में आई हैं, वो टोटल मेरिट पर हुई हैं
और उससे हमारी जो कोई असातिज़ा की कमी है वो दूर हुई है। लेकिन अभी तक हमारे जो डेली वेजेस टीचर हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। वो 2010 से 10-10, 12-12 साल हो गए हैं वो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा होगा कि उन डेली वेजेस को, जो कि अब ओवर एज हो चुकी हैं, उनको भर्ती किया, उनको रेगुलर किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए और उनके जो वेजेस हैं उनमें इजाफा किया जाए। कम अज़ कम उनकी 30-35 हज़ार वेजेस होनी चाहिए। वो 20-20 हज़ार रुपये अभी तक ले रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए। ये मेरा बहुत शुक्रिया अज़हर अवान साहब, थैंक यू। जी शौकत अली साहब, बताइएगा आपको इस बजट में अपनी तनख्वाह के अलावा, बढ़ने के अलावा और क्या क्या अच्छा नज़र आया? बहुत शुक्रिया मंगट साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ कि मैं शुक्रिया रहमान बाजवा का अदा करूँ या हुकूमत का अदा करूँ। हाँ और जो बाकी प्रोटेस्टर हैं मैं उनको देखूँ जिन्होंने ये गर्मी, सर्दी, रात और आंसू गैस और लाठी चार्ज के जो 24 घंटे डंडे देखते रहे हैं वहाँ पे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। डंडे देखते नहीं रहे, खाते भी रहे हैं। खाते भी रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए या कि इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा, बेसिकली हमें देखना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम्स को, जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए, ना कि 15% को डिस्कस करना चाहिए। सही। हमें देखना ये है कि हमारी ओनरशिप कौन ले रहा है। ये एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ये इस गवर्नमेंट के अंदर ओनरशिप है, ये अपने बंदों की ओनरशिप ले रही है। ये इनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे ये 10, 15, 20 लाख मुलाजमीन हैं, हमने इनकी देखभाल करनी है या इनको देखना है। मुझे ये जो विल है, ये मुझे विल टू ओनरशिप, ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। दूसरा, ये देखना है कि हमारा जो पाकिस्तान का बजट है वो हमेशा टैक्स बेस्ड बजट होता है। उसके अंदर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी बेस के कि हम कहें कि हमारी एक्सपोर्ट हैं, हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज हैं या बाकी चीज़ें हैं कि हम उनको सामने रख के बजट बनाएं। हम टैक्स को और दूसरा IMF को हम सामने रख के बजट बनाते हैं। और जो टैक्स मनी है, वो सबसे बड़ा जो टैक्स कंट्रीब्यूटर है वो सरकारी मुलाजिम है। और सरकारी, काश ऐसा होता कि हमें आज ना ये खुशी मनानी पड़ती और ना हमें 2 दिन पहले एहतजाज करना पड़ता। और इनके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, ओनरशिप होती, और वो हमें हमारा राइट देते और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये एक दूसरा इशू है जो कि कहीं न मीडिया में डिस्कस होता है, ना बाकी इवन जो कॉमन एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर भी डिस्कस नहीं होता। अगर हमारा फोकस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता, ओनरशिप पे होता, डिस्क्रिमिनेशन पे होता, तो मंगट साहब आज हम आपके पास ये खुशी मनाने के लिए ना बैठे होते। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दैट इज़ एट लार्ज स्केल। तो बेसिक प्रॉब्लम वो है कि हम उसको एड्रेस करें। नहीं, लेकिन शौकत साहब ये तो बात दुरुस्त है जो आपके सीनियर लीडर्स ने कही, बाजवा साहब ने, अज़हर अवान साहब ने कही कि हमारा एक ये टेम्पो बन गया, हमारा ये एक वतीरा बन गया कि जब तक आप कोई भी महकमा एहतजाज नहीं करता तो उसका मुतालबा सुना ही नहीं जाता। जब तक आंसू गैस ना बरसे, डंडे ना बरसें, किसी को समझ ही नहीं आती कि किसी का कोई मसला है। तो ओनरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, तो ओनरशिप ये रहमान बाजवा साहब लिए बैठे हैं, अज़हर अवान साहब लिए बैठी हैं। हुकूमतें तो इसी तरह होती हैं, हुकूमतों के, हुक्मरानों के अपने मसाइल होते हैं। अलबत्ता जब चीखो पुकार पैदा होती है तो फिर ओनरशिप लेने के लिए हुकूमत आ जाती है कि इधर मसला है। नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। और मैं यही कहना चाह रहा था कि ये खुशी मनाने के लिए हमें बाजवा साहब के घर जाना चाहिए था, या हमें बाजवा साहब को कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और बाकी प्रोटेस्टर को, अज़हर अवान साहब को अपने साथ मिला के, और ये जो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है वो दिया गया है। जब आपकी 35% रेशो रिकॉर्डेड 24% तो आ चुकी है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि महंगाई की रेशो 24% आ गई है, उसके अंदर ये 15% दे रहे हैं। और हमेशा जो एक और 2 चीज़ें और हैं जो देखने की ज़रूरत है या जो डिबेटेबल है, जिन पर डिबेट होनी चाहिए, वो ये है कि आपने ह्यूमन सिंपैथी पे काम करने हैं या आपने लॉ के मुताबिक करने हैं। यहाँ ह्यूमन सिंपैथी तब आती है जब आप रोते धोते हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि शेलिंग खाई, डंडे खाए और फिर ओनरशिप लेने आ जाती। और जो लॉ है उसकी कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सॉरी टू से। और वो लॉ तभी इम्प्लीमेंट होता है जब अपने गले पे आता है, या उसी वक्त याद आता है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि अब मेरा गिरबान उन्होंने पकड़। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत साहब।